हो अगर जज्बा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, ज़मीं बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए नादा, अंधेरों से इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद। आप सभी को आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ मैजिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 5 क्वेश्चंस की मिसलेनियस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज का जो सेशन है वो पार्ट 8 है। इसके पहले के पार्ट मैंने करा रखे हैं, अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करके आप इसके पहले के सभी पार्ट्स देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सेशन है जो एसएससी, रेलवे, जीडी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी यहाँ तक कि सिविल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, मतलब हर बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेटा चेंज करके लैंग्वेज सेम रहती है और वही क्वेश्चन बार बार विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन पार्ट 8 का। पार्ट 8 का पहला क्वेश्चंस जो है आज के सेशन का क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो 20:21 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20:21 यानी 20 रुपये अगर उसका खरीद मूल्य है तो बिक्री मूल्य कितना है उसका 21। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, लाभ का प्रतिशत कितना उसको फ़ायदा हो रहा है वो हमें बताना है। तो फ़ायदा कितना हो रहा है 20 पे 1 रुपये का, यानी 20 रुपये का खरीद रहा है 21 रुपये का बेच रहा है, तो 20 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 20 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 20 पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट लेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5%। तो ये क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है 5% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि महत्तम समापवर्तक 6 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं, देखिए इसको इस तरह का जो सवाल होता है उसमें एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखते ही इसका आंसर आ जाए। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा उस संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 216। ठीक है, और इसका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 6, तो लघुत्तम समापवर्तक बताना है, ये वाला लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी एलसीएम बताना है हमको। ठीक है, एलसीएम बताना है और महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन में दे रखा है 6 है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, इसको उधर ही रहने देंगे, 6 को इक्वल के बराबर के इस साइड में लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये 6 ये किसके बराबर हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक के। ठीक है, 6 से काट लेंगे, 6 त्रिक 18, 3 36, 6 छंग 36, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया 36। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कोई क्रमागत संख्या मतलब कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर और ऑड नंबर, सम और विषम संख्याएं आपने पिछली छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभक्त होती हैं और विषम संख्या वो होती हैं जो विभक्त नहीं होती। ठीक है, जो विभक्त नहीं होती उनको विषम संख्या। ऑड और इवन नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ा होगा। तो 4 सम क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब उसके बाद उसको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 क्रमागत संख्याएं मान लीजिए A, B और C और D है। ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, 4 क्रमागत सम संख्या हमने अपने से मान लिया, इतना हो गया। ठीक है,
तो बोल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, पहले तो इसका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और उसको नंबर ऑफ टर्म जितने टर्म होते हैं, जितने पद होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो कितने पद हैं इसमें, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और ये किसके इक्वल होगा, मान लो ये यहाँ पे कोई वैल्यू जो आएगी वो एवरेज के इक्वल होता है। एवरेज मतलब औसत के बराबर होता है। तो मान लिया x है वो औसत, ठीक है, आपने तो मान लिया x है। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का सम पहले से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 748, 748, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x, यानी जो आएगा वैल्यू औसत के इक्वल हो जाएगा। अब 4 से इसको काट लेंगे, 4 1 4, 4 8 32, 4 7 28, औसत कितना आ गया, 187। ठीक है, 187 औसत आ गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर हमसे औसत नहीं पूछ रहा है, आंसर हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दीज गिवन नंबर। ठीक है, हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो औसत जो होता है, औसत के सवाल में औसत का एक कंसेप्ट होता है कि जो एवरेज होता है, जैसे कोई नंबर है यहाँ पे, तो उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है। मिडिल वाला इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, पूरा डिटेल से समझा दूँगा। इसका जो एवरेज होता है वो हमेशा 4 नंबर में, जो चारों नंबर में यानी A B C D है ना, इनमें जो यहाँ एकदम बीच में कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो बीच में जो होगा वही इसका औसत होगा। तो औसत आया है हमारे पास 187। ठीक है, 187, यानी इसके इस तरफ A रहा होगा, B रहा होगा और यहाँ पे C रहा होगा और ये D रहा होगा। ठीक है, ये औसत आया है तो ये बीच में रहा होगा। अब हमको एक चीज़ ये आप बताइए, आप ही बताओ कि 187 ये है बीच में, इसके पहले जो इवन नंबर रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, इवन नंबर मतलब सम संख्या कौन सी रही होगी, 186 रही होगी। ठीक है, 186 रही होगी इवन नंबर, इसके जस्ट पहले, जस्ट बिफोर 186 अगर बी रहा होगा तो ए इससे 2 नंबर कम रहा होगा, 184। ठीक है, और जस्ट इसके बाद इवन नंबर सम संख्या कौन सी होगी, 187 के बाद 188 और फिर 190। तो हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर 184। अगर सबसे बिगेस्ट नंबर पूछेगा तो 190 हो जाएगा, लेकिन अभी के इस सवाल के लिए आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, 184। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है वो तो बहुत लेंदी है, उसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आप अपनाएंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी 40 किलोमीटर की गति से मैसूर से बेंगलोर जाता है और बेंगलोर से मैसूर जो रिटर्न होता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रिटर्न होता है। तो उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो एवरेज स्पीड का औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × x × y अपॉन x + y। यानी अगर जाने वाली चाल x है और आने वाली चाल y है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रामबाण फार्मूला है, इसको आप लगाएंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर चुटकी में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि जाने में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा और आने में जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी बेंगलुरु से मैसूर, मैसूर से बेंगलोर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस थोड़ी घटती बढ़ती है, दूरी तो उतनी ही रहेगी उनकी, लेकिन स्पीड अलग अलग हो, यानी स्पीड डिफरेंट हो, डिस्टेंस सेम हो, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक ही गति से अगर चलेंगे तो फार्मूला नहीं लगेगा, गति असमान होनी चाहिए, आने और जाने की अलग अलग गति होनी चाहिए और जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, तो ये फार्मूला लगेगा। और इसमें वही कंडीशन है कि जो स्पीड है दोनों की वो अलग अलग है और जो डिस्टेंस है मैसूर से बेंगलोर, बेंगलोर से मैसूर आने में वो सेम है।
तो इसको रखेंगे। अगर जाने वाली x मान लिया और आने वाली स्पीड y मान लिया तो इसमें x और y, जाने वाली स्पीड कितनी है 40 है, 2 × 40 और आने वाली कितनी है 60 है, और 40 है और 60 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 60 60 40 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौको 24 दूना 48, कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। बोट और स्टीम वाले में हमने आपको बताया था कि बोट एंड स्टीम में क्या होता है कि एक तो नाव की चाल होती है और दूसरी धारा की चाल होती है। यानी जब नाव धारा की ही अनुदिश दिशा में, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव चलेगी तो उसकी चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, मेहनत कम लगानी पड़ेगी। और अगर धारा दूसरी दिशा में और नाव उसके दूसरी दिशा में चल रही है तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उसकी स्पीड क्या होगी नाव वाले की कम हो जाएगी। तो वही फंडा इसमें काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको बताना है कि नाव की चाल बतानी है। ठीक है, पहले तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर, कुल दूरी दिया हुआ है 12 किलोमीटर। ठीक है, कुल समय जाने और आने में कुल समय दिया हुआ है 3 घंटे। ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें नाव की चाल क्या होगी वो बताना है। ठीक है, नाव की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी फॉर्मूले से इसको करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, और चाल अगर यहाँ पे आ जाएगी तो समय इसकी जगह पे, यानी चाल और समय अपना स्थान बदल सकते हैं। अगर चाल यहाँ पे आएगी तो समय, चाल की जगह पे समय आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 12, क्योंकि 12 किलोमीटर ही है। आने जाने में डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, चाहे आएगा चाहे जाएगा, स्पीड चेंज होगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे जाने में x + y हो जाता है, धारा की चाल और नाव की चाल जाने में दोनों एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे, प्लस डिस्टेंस वही रहेगी। वापसी में क्या होगा, धारा की चाल अलग रहेगी और नाव की चाल, नाव उसकी दूसरी दिशा में रिटर्न हो रही है तो धारा इधर बह रही है, नाव इधर आ रही है, तो x - y हो जाएगा। टोटल जाने और आने में टोटल समय कितना लगता है, 3 घंटे। ठीक है, ये इक्वेशन बना लिया हमने। इक्वेशन बनाने के बाद हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, 12x, धारा की चाल भी दी हुई है। धारा की चाल कितनी है, 3 है, 12 - 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये देखना है, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद जो है एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको सॉल्व करने के बाद समीकरण सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका लेकिन 1-1.5 पन्ना जो हमारा भर जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से, पारंपरिक तरीके से, जैसे स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है वैसे अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका 1.5-2 पन्ने इसमें भर जाएंगे और टाइम भी करीब 2-3 मिनट आपके लग जाएंगे। ठीक है, और गलती होने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर ज़रा भी एक भी स्टेप आपका गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, सारी मेहनत, आपका सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है। थिंक स्मार्ट, वर्क स्मार्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है, हमें हार्ड वर्क से बचना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क कैसे होगा, हमें एग्ज़ाम हॉल में 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सही वाला गेस करना होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, यानी नाव की हमें चाल बतानी है, x की कोई वैल्यू उसमें गिवन होगी जो सही होगी, यानी जिस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों सेम हो जाएंगे तो मतलब हमारी जो पुटिंग वैल्यू है, जो हमने मान रखा है वो सही है और हमारा आंसर सही है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पे पुट कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑप्शन की मदद से आपको सॉल्व करने होते हैं। उससे क्या होता है, आपका समय भी बच जाता है और आप आगे के क्वेश्चंस को समय दे पाते हैं और आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 12, दूसरा 9, तीसरा 8 और चौथा 6। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में x की वैल्यू हमें बतानी है। x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें रख देंगे और इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, सेम हो जाएंगे। तो मतलब हमारा यहाँ पे स्मार्ट वे से काम करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 छोड़ दीजिए, इसका आंसर 9 होगा, साफ साफ दिख रहा है। 12 रखेंगे, 12 3 15, ये कटने में पॉइंट में आ जाएगा। 8 रखेंगे, 8 3 11, ये कटेगा ही नहीं। 6 रखेंगे, 6 3 9, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 रखने से यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, प्लस 12, 9 में से 3 गया 6, 12 थे 12 कट गया, 1 आ गया और 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 3 बराबर 3। यानी हमारी जो वैल्यू हमने पुट की है 9 ऑप्शन की हेल्प से, वो सही है। यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, यही नाव की चाल थी और यही हमने स्मार्ट तरीके से निकाल लिया। ठीक है, ये थे हमारे आज के सेशन जिसमें हमने आपको 5 क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो होते तो बहुत इजी है, कंसेप्ट ना पता होने की वजह से हम इनको स्किप कर देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते, और अटेम्प्ट करते भी हैं तो घर पे आके जब चेक करते हैं क्वेश्चन तो पता चलता है ये गलत हो गए हैं। तो ऐसी क्वेश्चंस को कैसे आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है वो आपका सिलेक्शन है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो हम आपको ट्रिक, वो अप्रोच और वो मेथड बताना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आपका सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य और उसी उद्देश्य को हम लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराना ही बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप कैसे एग्ज़ाम, आप प्रतियोगी परीक्षा कैसे क्रैक कर पाएंगे, कैसे आप अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे, वही हमारा लक्ष्य होता है। इसी लक्ष्य के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। आप सभी को एक ही निवेदन है कि जितना हो सके हमारे चैनल को, अगर ये प्रोवाइड की हुई वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सदुपयोगी है, लोगों के उपयोग में आ सकती है इन फ्यूचर, और भी अच्छी वीडियोस ऐसी आप चाहते हैं तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।